बस एक बार वॉशरूम जाने से औरत को अचानक एक आइडिया आ गया, इसलिए उसने उस फाइल को रोशनी की तरफ उठाया और देखा कि काले रंग से छिपे हुए उन पन्नों में रॉकेट के रास्ते का सबसे जरूरी डेटा छिपा हुआ था। फिर वो हिम्मत करके सीढ़ी पर चढ़ी और रॉकेट के मुश्किल फॉर्मूले को सॉल्व करने लगी। लेकिन जैसे ही वो ब्रह्मांड के राज खोलने वाली थी, उसे जोरों से वॉशरूम जाने की जरूरत महसूस हुई। लेकिन उस पूरी बिल्डिंग के सभी वॉशरूम सिर्फ गोरे लोगों के लिए थे। उसे काले लोगों के वॉशरूम जाने के लिए 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। और उसने रॉकेट का जो डेटा सॉल्व किया था, उसे देखकर सारे कलीग्स हैरान रह गए। सही जवाब उनके सामने साफ साफ लिखा था। जब कैथरीन भागती हुई ऑफिस लौटी तो वहां उससे अचानक पूछताछ शुरू हो गई। डायरेक्टर को शक था कि वो शायद सोवियत जासूस है, क्योंकि फाइल की ज्यादातर जरूरी बातें काले रंग से छिपाई गई थी। बड़े से बड़ा जीनियस भी उसे नहीं पढ़ सकता था। इस टेंशन वाले माहौल में कैथरीन ने बताया कि उसने रोशनी की मदद से उन काले पन्नों के छिपे हुए शब्दों को पढ़ा था। ये सुनकर डायरेक्टर का बर्ताव तुरंत बदल गया। उसने फाइलों पर काला रंग पोतना बंद करवा दिया और कैथरीन को वो जरूरी सीक्रेट फाइलें पढ़ने की इजाजत दे दी। लेकिन जब डायरेक्टर ऑफिस आया ताकि वो कैथरीन के साथ मुश्किल मैथ्स के सवालों पर बात कर सके, तो उसने देखा कि कैथरीन अपनी सीट पर नहीं है। और उस वक्त कैथरीन भारी बारिश में भीगती हुई काले लोगों के वॉशरूम की तरफ दौड़ रही थी। बारिश से वो पूरी तरह भीग चुकी थी। वॉशरूम में उसने टिश्यू पेपर से खुद को पोंछने की कोशिश की, लेकिन वहां एक मामूली सा टॉयलेट पेपर भी नहीं था। पूरी तरह भीगी हुई कैथरीन बारिश में ही ऑफिस लौटी, लेकिन डायरेक्टर ने उसे कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया और चिल्लाने लगा कि तुम रोज रोज काम छोड़कर कहाँ गायब हो जाती हो? तुम रोज कहाँ जाती हो? वॉशरूम? कौन से वॉशरूम? दिन में इतने मिनट तुम वॉशरूम में क्या करते हो? क्या यहाँ वॉशरूम नहीं है? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि यहाँ वॉशरूम नहीं है? मेरे यहाँ वॉशरूम नहीं है। कैथरीन के इस कड़े जवाब ने वहां खड़े सभी गोरे लोगों की बोलती बंद कर दी। उसे लगा था कि सबके सामने इस तरह बोलने के बाद उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इसलिए उसने अपना सामान समेटा और पूरी एस्त के साथ ऑफिस से बाहर जाने लगी। लेकिन तभी डायरेक्टर ने गुस्से में कॉफी पॉट पर लगा लेबल फाड़ दिया। फिर उसने एक लोहे की रॉड उठाई और सबके सामने काले लोगों वाले वॉशरूम का बोर्ड तोड़ दिया। उसने ऐलान किया कि आज के बाद नासा में गोरे और काले लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन इसी ब्लैक महिला ने, जिसे गोरे लोग नीचा समझते थे, अपने दम पर स्पेस साइंस के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया था। कैथरीन बचपन से ही मैथ्स में बहुत तेज थी। जब उसकी उम्र के बच्चे साधारण जोड़ घटाव सीख रहे थे, तब वह ब्लैक बोर्ड पर मैथ्स के मुश्किल फॉर्मूले आसानी से सॉल्व कर लेती थी। उसके टैलेंट को देखकर उसके टीचर हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत उसके माता पिता को सलाह दी कि उसे स्टेट के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए भेजें। कैथरीन ने भी निराश नहीं किया और कम उम्र में ही अपनी डिग्री पूरी कर ली। लेकिन उसकी जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। शादी टूटने के बाद उसे अकेले ही अपने तीनों बच्चों की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। लेकिन उसके शानदार मैथ्स टैलेंट की वजह से ही उसे नासा में एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। लेकिन उसे काम करने के लिए जो जगह मिली, वो एक बहुत छोटी और सीलन भरी बेसमेंट थी। ऐसी जगह पर कैथरीन का टैलेंट जैसे कहीं छिप गया था। फिर एक दिन एक महिला अफसर वहां आई, जिससे कैथरीन की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वो अफसर काले लोगों के उस एरिया में नहीं आना चाहती थी। लेकिन कुछ दिन पहले ही सोवियत संघ ने अपना रॉकेट लॉन्च किया था। इस बात से अमेरिका को बहुत बड़ा खतरा महसूस होने लगा। उन्होंने तुरंत कई सारे नए कैलकुलेटर खरीदे और नासा से कहा गया कि वो जल्द से जल्द रॉकेट बनाने का काम पूरा करे। लेकिन उन मशीनों के आने से पहले उन्हें एक ऐसे इंसान की सख्त जरूरत थी जो जियोमेट्री का एक्सपर्ट हो और मैथ्स के मुश्किल काम कर सके। भेदभाव के उस दौर में गोरे लोगों की उस बड़ी सी बिल्डिंग में कोई भी ऐसा नहीं था जो उन मुश्किल सवालों को सॉल्व कर सके। इसलिए नासा के बड़े अफसरों को वेस्ट एरिया की तरफ जाना पड़ा। वहां पर काले लोगों की एक टीम थी जिसमें सभी महिलाएं मैथ्स का काम करती थी। महिला अफसर ने डोरोथी से कहा कि वो तुरंत किसी ऐसे इंसान को भेजे जिसे जियोमेट्री की अच्छी नॉलेज हो। टीम की लीडर होने के नाते डोरोथी ने तुरंत अपनी सबसे अच्छी दोस्त कैथरीन का नाम आगे कर दिया। जैसे ही वो अफसर नफरत भरे चेहरे के साथ वहां से जाने लगी तो डोरोथी उसके पीछे भागी। उसने जल्दी से पूछा कि क्या उसके प्रमोशन की एप्लीकेशन पास हो गई है, क्योंकि पिछली गोरी सुपरवाइजर के बीमार होने की वजह से नौकरी छोड़ने के बाद डोरोथी ही पिछले 1 साल से इस टीम को बिना किसी एक्स्ट्रा सैलरी के संभाल रही थी। वो काम तो सुपरवाइजर का कर रही थी, लेकिन उसे सैलरी एक आम वर्कर की ही मिल रही थी। उसने कई बार सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, लेकिन हर बार उसे बहुत रूखेपन से मना कर दिया जाता था और वजह ये दी जाती थी कि आज तक कोई ब्लैक महिला यहाँ सुपरवाइजर नहीं बनी है। वे किसी भी काले इंसान को सुपरवाइजर नहीं बनने देते। ऐसा क्यों है भला? कैथरीन अपना टेस्ट पास करने के बाद नासा के ईस्ट एरिया हेडक्वार्टर में कदम रखने वाली पहली ब्लैक महिला बन गई। उसका वहां आना सच में एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन उस अफसर की शर्तें किसी बेड़ियों से कम नहीं थी। उसने कहा था कि किसी से भी बात करते समय तमीज से पेश आना, स्कर्ट घुटनों से नीचे होनी चाहिए और मोतियों के हार के अलावा कोई और महंगी ज्वेलरी नहीं पहननी है। तुम तभी बात करोगी जब मिस्टर हैरिसन तुमसे कुछ पूछेंगे, क्योंकि मिस्टर हैरिसन उस ऑफिस के बॉस है। वो कंप्यूटर ज्यादा दिन नहीं चलेंगे। पिछले कुछ महीनों में बहुत सारी चीजें यहाँ इस्तेमाल की गई है और ये सारी चीजें बहुत जल्द यहाँ से हटा दी जाएंगी। तुम्हें इन्हें साफ करना होगा। इन सब बातों ने कैथरीन के मन में एक गहरा डर पैदा कर दिया था। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी घबराहट को शांत किया। फिर उसने हिम्मत करके ऑफिस का दरवाजा खोला। उसे लगा था कि अब वो यहाँ अपना टैलेंट दुनिया को दिखा पाएगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि अंदर उसका सामना एक ऐसे माहौल से होगा जहाँ सिर्फ नफरत और भेदभाव भरा था। ढेर सारा कचरा, लोगों की अजीब नजरें, नफरत भरी बातें और काम में बिल्कुल कोई मदद ना मिलना, ये सारी वो मुश्किलें थी जिनका उसे सामना करना था। लेकिन ऐसे बुरे हालात में भी कैथरीन को एक बहुत ही अलग डायरेक्टर मिला। क्या वह डेटा को समझकर सॉल्व कर सकती है? हाँ, बिल्कुल कर सकती है। और क्या उसे बोलना आता है? जी हाँ, मैं बोल सकती हूँ। मुझे एक या दो चीजें ही आती है, डेटा को सॉल्व करना और बात करना। मुझे दो। उसने कैथरीन को उसके रंग की वजह से नीचा नहीं दिखाया, बल्कि उसके मैथ्स के टैलेंट को पहचाना। इस डायरेक्टर का भरोसा और इस थी कैथरीन के लिए उस मुश्किल माहौल में एक उम्मीद की किरण थी। रोज के काम खत्म करने के अलावा डायरेक्टर ने कैथरीन को खास तौर पर यह काम दिया कि वो खाली समय में बाकी लोगों के काम को चेक करे ताकि कोई गलती ना हो। लेकिन
टीम का लीडर हैरिसन कैथरीन से बहुत नफरत करता था। उसके घमंड को ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि कोई मैथ्स में उसे पीछे छोड़ दे, इसलिए उसने एक तरकीब सोची और मार्कर से सारे जरूरी डेटा पर काला रंग फेर दिया। फिर उसने उन मोटी फाइलों का ढेर लापरवाही से कैथरीन के सामने फेंक दिया। कैथरीन बस अपना काम शुरू करने ही वाली थी कि उसे जोर से वॉशरूम जाने की जरूरत महसूस हुई। वह अपनी फाइलें कसकर पकड़े हुए सेक्रेटरी से वॉशरूम का रास्ता पूछने गई, लेकिन उसे जवाब मिला कि यहाँ अश्वेत लोगों के लिए कोई वॉशरूम नहीं है। इतनी इमरजेंसी में कैथरीन के पास सोचने का समय नहीं था। वो फाइलें पकड़े ऑफिस से बाहर भागी ताकि जल्दी से कोई ऐसी जगह ढूंढ सके जहां वो जा सके, लेकिन पूरी बिल्डिंग छान मारने के बाद भी उसे एक भी ऐसा वॉशरूम नहीं मिला जिसका वो इस्तेमाल कर सके। इस भयानक स्थिति में कैथरीन के पास डायरेक्टर से पूछने का समय नहीं था। वो बिना कुछ सोचे समझे कई किलोमीटर दूर वेस्ट विंग की तरफ दौड़ पड़ी। वॉशरूम में भी वो अपने काम में जरा भी देरी नहीं करना चाहती थी और इस एक चक्कर में आने जाने में उसे आधे घंटे से ज्यादा का समय लग गया। हे भगवान, तुम कहाँ चली गई थी? क्या अभी तक काम खत्म नहीं हुआ? बस होने ही वाला है। आज आखिरी दिन है। आखिरी दिन तो कल ही खत्म हो गया था। मैं पहले इसे पूरा कर लूं। वो चाहता है कि मैं इसे पहले निपटा लूं। ठीक है, शुरू करते हैं। इतने भारी काम की वजह से कैथरीन हमेशा टेंशन में रहती थी। कॉफी ही उसकी थकान मिटाने का इकलौता सहारा थी, लेकिन जैसे ही उसने कॉफी का जग उठाया, ऑफिस में अनजाने में ही रंगभेद का एक नाजुक मुद्दा छिड़ गया। उसके साथ काम करने वाले लोगों को ये बिल्कुल मंजूर नहीं था कि एक अश्वेत महिला उनके साथ चीजें शेयर करे। इस गहरे भेदभाव ने कैथरीन को अंदर से तोड़कर रख दिया। वो बहुत बेबस और निराश महसूस कर रही थी। वो चुपचाप अपनी सीट पर लौट आई और जैसा कि तय था, अगले दिन ऑफिस में एक छोटा सा कॉफी का जग रखा था जिस पर केवल अश्वेतों के लिए लिखा था। उसने अपना अपमान घूंट कर पिया और उस जग को उठाया जो सिर्फ उसी के लिए रखा गया था, लेकिन वो अंदर से बिल्कुल खाली था। उसे न सिर्फ रंगभेद का सामना करना पड़ रहा था, बल्कि इतने भारी दबाव में खुद को साबित भी करना था। अभी पहली फाइलों का काम पूरा भी नहीं हुआ था कि और भी फाइलों का ढेर उसके सामने लगा दिया गया। रात होने तक वो आखिर अपना दिन भर का काम पूरा कर ही पाई, लेकिन जब उसने अपनी रिपोर्ट डायरेक्टर को दी तो उसने उसे खोल कर भी नहीं देखा और सीधा डस्टबिन में फेंक दिया। ये उसकी मेहनत की बेइज्जती नहीं थी, बल्कि ऐसा इसलिए था क्योंकि दिन का डेटा अब किसी काम का नहीं था। डायरेक्टर की अपनी टीम से हमेशा यही मांग रहती थी कि वो सिर्फ नंबरों तक सीमित ना रहें, नंबरों के पीछे की असल कहानी को समझें और दूर की सोचें। कोई भी समस्या आने से पहले ही उसका समाधान निकालें। अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो वो हमेशा धरती तक ही सीमित रह जाएंगे। मेरे दिल में मैं पहले से ही वहां पहुंच चुका हूं। ऑफिस से बाहर आने के बाद कैथरीन थककर दीवार के सहारे खड़ी हो गई और सुकून की सांस ली। ये पल दिन भर की उसकी कड़ी मेहनत और कभी हार ना मानने के जज्बे का मीठा सा सिला था। घर लौटते समय कैथरीन ने अपनी सहेलियों से अपनी किस्मत का रोना नहीं रोया, बल्कि उसने अपने मन का डर उनके साथ बांटा। उसे नहीं पता था कि वो उस मुश्किल भरे माहौल में कब तक टिक पाएगी। शायद 2 दिन या फिर 1 हफ्ता, और शायद जल्द ही कोई उसकी जगह ले ले। जब वो देर रात घर लौटी तो एक सिंगल मदर होने के नाते उसे पल भर का भी आराम नहीं मिला। घर की सारी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। उसका दुख और उसकी थकान को सिर्फ वही महसूस कर सकती थी। उसकी हालत देखकर उसकी दोनों सहेलियों ने उसे एक बहुत ही हैंडसम आदमी कर्नल जिम से मिलवाया। एक छोटे से परिचय के बाद दोनों को एक दूसरे की कंपनी अच्छी लगने लगी। जब जिम को पता चला कि कैथरीन स्पेस एजेंसी में काम करती है तो वो हैरान रह गया। उसे लगा कि इतना मुश्किल काम किसी औरत को कैसे दिया जा सकता है। असल में कर्नल जिम मजाक उड़ा रहा था कि इतनी बड़ी स्पेस एजेंसी में क्या कोई श्वेत इंसान इस काम के लायक नहीं है। लेकिन इस बात से कैथरीन को बहुत बुरा लगा। वो पहले से ही काले गोरे के रंगभेद से गुजर रही थी और अब उसे लगा कि जिम महिलाओं को कमजोर समझ रहा है। मेरा मतलब वो नहीं था। तुम्हारा मतलब क्या था? मैं बस हैरान था कि औरतों को इतना मुश्किल काम दिया गया है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं अभी चुप ही रहता। मेरा इरादा तुम्हारी बेइज्जती करना नहीं था। हंसी खुशी से भरी एक बर्थडे पार्टी में जिम की अचानक कैथरीन से फिर मुलाकात हो गई। ये शायद एक नई शुरुआत थी। बैकग्राउंड में बज रहे म्यूजिक ने जिम की हिम्मत बढ़ाई और उसने कैथरीन से डांस के लिए पूछा। उसने ईमानदारी से अपनी गलती मानी और माफी मांगी। उसने कहा कि लंबे समय से बाहर रहने की वजह से उसे औरतों से बात करने की आदत छूट गई है, इसलिए उस दिन उसके मुंह से गलत बात निकल गई। उसकी आंखों में सच्चाई थी और वो कैथरीन से एक और मौका मांग रहा था। हम मुझे माफ कर दो कैथरीन, क्या बात है? मुझे लगा तुम कोई छोटे पद पर काम करती होगी, तुम बाकी औरतों से बहुत अलग हो। हालांकि मुझे अंदाजा नहीं था कि यहाँ इतने सारे लोग होंगे। वो सच में एक अच्छा अनुभव था, लेकिन कैथरीन को एक ढंग की माफी चाहिए थी। दोनों डांस फ्लोर पर घूम रहे थे, म्यूजिक की धुन के साथ उनके दिल भी एक दूसरे के करीब आ रहे थे। लेकिन जब वो दोनों उस प्यारे से पल में खोए हुए थे, तभी एक ब्रेकिंग न्यूज ने पार्टी का मजा किरकिरा कर दिया। म्यूजिक अचानक रुक गया और खबर आई कि रूस ने सफलतापूर्वक इंसान को अंतरिक्ष में भेज दिया है और पृथ्वी का चक्कर लगा लिया है। ये खबर अमेरिका के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं थी, इसलिए डायरेक्टर ने रातों रात सभी कर्मचारियों की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और एक कड़ा आदेश दिया, या तो यही रुककर लगातार ओवरटाइम काम करो या फिर अपना सामान बांधो और अभी निकल जाओ। इस नाजुक समय में कर्मचारियों के पास और कोई चारा नहीं था। उनके पास चुपचाप आदेश मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। सभी ने अपनी पूरी लगन और मेहनत से काम करना शुरू कर दिया। जब जिम को पता चला कि कैथरीन बारिश में भीगने से बीमार पड़ गई है तो वो रोज उसका हालचाल पूछने आने लगा। वो हमेशा अपने हाथ का बना चिकन सूप लाता था। उसके इस प्यार और परवाह ने धीरे धीरे बच्चों का दिल भी जीत लिया। वे सब एक परिवार की तरह हाथ पकड़कर डाइनिंग टेबल पर साथ में खाना खाते थे। इस प्यार भरे माहौल ने कैथरीन के दिल में जिम के लिए जगह बना दी। एक दूसरे को समझने और साथ देने से उनका रिश्ता और मजबूत हो गया। लेकिन तभी वेस्ट विंग में अश्वेत महिलाओं की टीम, जहां कैथरीन पहले काम करती थी, उस पर एक बड़ा संकट आ गया, क्योंकि नया कंप्यूटर अब अपनी फाइनल टेस्टिंग में था। इसका मतलब था कि जैसे ही नया कंप्यूटर चालू होगा
डोरोथी और उसकी टीम की नौकरी चली जाएगी। इसलिए जब भी डोरोथी अपना काम खत्म करती तो वो नई मशीन को सीखने के लिए किताबें खोजने लाइब्रेरी जाती थी। लेकिन लाइब्रेरी वालों की नजर उस पर पड़ गई और उन्होंने उसे वहां से बाहर निकाल दिया। अपनी नौकरी बचाने के लिए उसे वो किताब छुपकर बाहर लानी पड़ी और वो रोज जो भी प्रोग्रामिंग सीखती वो अपनी पूरी टीम को सिखाती थी। उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, या तो वो कंप्यूटर चलाना सीखें या फिर अपनी नौकरी से हाथ धो बैठें। अपने ब्रेक के दौरान डोरोथी छुपके से कंप्यूटर रूम में जाती थी और किताब में लिखे हुए तरीकों से और पता चला कि मशीन इतने समय से ठीक क्यों नहीं हो पा रही थी। डोरोथी की सेटिंग के बाद मशीन ने आखिरकार डेटा का सही कैलकुलेशन करना शुरू कर दिया, लेकिन बिना इजाजत उसका अंदर आना वहां के स्टाफ ने रंगे हाथों पकड़ लिया। जब तक कि एक दूसरे स्टाफ ने प्रिंट होते हुए डेटा को नहीं देखा, तब जाकर डोरोथी के लिए उनका नजरिया बदला। नए कंप्यूटर के डेटा से रॉकेट बनाने की स्पीड काफी बढ़ गई। दिन रात की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार रॉकेट लॉन्च का वो दिन आ ही गया। सब टीवी के सामने अपनी सांसें थामे इस ऐतिहासिक पल को देख रहे थे। जैसे ही काउंटडाउन 0 हुआ, रॉकेट आसमान की तरफ उड़ चला। सबकी धड़कनें रुकी हुई थी। जब रॉकेट सही सलामत अपनी ऑर्बिट में पहुंच गया, तब जाकर वहां का माहौल थोड़ा शांत हुआ। लेकिन आजादी की दूसरी उड़ान में कुछ गड़बड़ हो गई। लैंडिंग की जगह के कैलकुलेशन में गलती होने की वजह से कैप्सूल अपनी तय जगह से भटक गया। अच्छी बात यह रही कि रेस्क्यू टीम वक्त पर पहुंच गई और एस्ट्रोनॉट की जान बच गई, लेकिन स्पेस कैप्सूल का खो जाना एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गया। इस लापरवाही के लिए डायरेक्टर को अपने सीनियर्स की डांट सुननी पड़ी। अगर पायलट की जान ही सेव नहीं होगी तो आगे चलकर स्पेस मिशन पर जाने का ततरा कोई मोल नहीं लेगा। ऐसी गलती दोबारा न हो, इसके लिए हैरिसन ने इस मिशन की जरूरी बातों को बारीकी से समझाया। रॉकेट के लॉन्च होने के बाद अपनी ऑर्बिट में पहुंचने पर पृथ्वी की ग्रेविटी ही वो चीज है जो कैप्सूल को पृथ्वी के चारों तरफ तेज रफ्तार से घूमने में मदद करती है। उनका काम था एकदम सही वक्त पर कैप्सूल की स्पीड को कम करना, ताकि वो अपनी पुरानी ऑर्बिट से निकलकर एक पैराबोलिक ऑर्बिट में आ जाए और सेफली वापस लौट सके। अगर उन्होंने ये सही वक्त चूक दिया तो अंजाम बहुत बुरा हो सकता था। या तो कैप्सूल बहुत तेजी से गिरकर एटमॉस्फेयर में जलकर राख हो जाता, क्योंकि हजारों डिग्री का तापमान उसे जला देता, या फिर धीमी स्पीड के कारण पृथ्वी की ग्रेविटी उसे दूर धकेल देती। जरा सा भी बदलाव उनकी वापसी का रास्ता बदल सकता था, इसलिए उनके पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। इसके बाद उन्हें एक और बड़ी चुनौती का सामना करना था, क्योंकि 2 एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाने वाले थे। उन्हें सारा डेटा पहले से कैलकुलेट करना था ताकि हर चीज बिल्कुल परफेक्ट रहे। कैथरीन ने अपने पुराने एक्सपीरियंस के दम पर कैप्सूल के वापस आने वाले रास्ते का कैलकुलेशन फटाफट कर लिया। फिर उसने खुद डायरेक्टर के पास जाकर नए एटलस रॉकेट की ऑर्बिट पहले से कैलकुलेट करने की बात कही। ये रॉकेट पुराने लिबर्टी 7 से बिल्कुल अलग था और इसे सेफली लॉन्च करने के लिए एक नए तरीके की जरूरत थी। लेकिन डायरेक्टर को शक था कि कैथरीन ये कर पाएगी या नहीं। नहीं, ये डेटा कैलकुलेट करने के बारे में नहीं है, ये एक नया मैथ बनाने जैसा है। मुझे लगता है कि आपने मुझसे इस बारे में बात की थी, है ना? ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं कर सकती। कैथरीन की एकदम सटीक रिपोर्ट और उसका कॉन्फिडेंस देखकर डायरेक्टर ने आखिरकार उसे एक मौका देने का फैसला किया। लेकिन शर्त यह थी कि वो सारा डेटा खुद चेक करेगा। जब डॉक्यूमेंट प्रिंट करने की बारी आई तो कैथरीन ने बहुत सोचने के बाद अपनी रिपोर्ट के आखिर में अपना नाम लिख दिया। लेकिन हैरिसन को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने कैथरीन को बहुत सुनाया और कहा कि कैलकुलेटर्स को अपनी रिपोर्ट पर नाम नहीं लिखना चाहिए, और इसी वजह से उसने कैथरीन को दोबारा रिपोर्ट बनाने को कहा। ये सब मेरे कैलकुलेशन है, मेरा नाम यहाँ होना चाहिए। ये ऐसा नहीं होता, ये तय करने के लिए कि वो नए डेटा पर तेजी से काम कर सके। कैथरीन ने हैरिसन से कहा कि उसे डिफेंस की मीटिंग में जाने दिया जाए, लेकिन हैरिसन ने रूल्स का हवाला देकर उसे साफ मना कर दिया। ऐसे में कैथरीन के पास जो भी डेटा था वो उसी के साथ अपना काम करने लगी। लेकिन जैसे ही वो अपनी रिपोर्ट बॉस को देने गई, उसे पता चला कि उड़ान का वक्त 6 मिनट पहले ही बदल दिया गया था। ये उस दिन का चौथा बदलाव था। डेटा में होने वाले हर बदलाव का मतलब था कि उसे सब कुछ शुरू से कैलकुलेट करना होगा। कैथरीन को अब गुस्सा आने लगा था। अगर वो मीटिंग में होती तो उसे नया डेटा तुरंत मिल जाता और उसका काम आसान हो जाता। जैसी उम्मीद थी, हैरिसन ने फिर से कैथरीन की बात नहीं मानी। उसकी बातों में कैथरीन के रंग और उसके औरत होने को लेकर भेदभाव साफ झलक रहा था, और ये सब डायरेक्टर ने चुप देखा। कैथरीन ने इसी मौके का फायदा उठाकर अपनी बात रखी। रॉकेट लॉन्च होने वाला था, लेकिन उन्होंने अभी तक बेसिक मैथ का काम भी पूरा नहीं किया था, और ऐसा इसलिए था क्योंकि डेटा बहुत जल्दी बदल रहा था। हर मीटिंग के बाद उसे फिर से सब कैलकुलेट करना पड़ता था ताकि उसे जानकारी तुरंत मिल सके। उसने साफ कह दिया कि उसे सारी मीटिंग्स में जाना है, लेकिन हैरिसन हर बार उसे मना कर देता था। वो मीटिंग में क्यों जाएगी? क्योंकि वो तैयार नहीं है। जब कैथरीन मीटिंग रूम में गई तो उसे तुरंत वहां मौजूद सभी लोगों की नजरें अपने ऊपर महसूस हुई। इतने सारे बड़े अफसरों और साथियों को देखकर वो थोड़ी घबरा गई। इस मीटिंग का मेन एजेंडा लैंडिंग की जगह तय करना था। सीनियर्स चाहते थे कि लैंडिंग का एरिया कुछ स्क्वायर किलोमीटर तक ही रहे ताकि कैप्सूल को सेफली वापस लाया जा सके। बातचीत के बीच डायरेक्टर ने अचानक पूछा कि रॉकेट पृथ्वी के चक्कर किस स्पीड से लगाएगा। इस सवाल से हैरिसन घबरा गया। जब वो हड़बड़ाहट में जवाब ढूंढ रहा था, तभी कैथरीन ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सही जवाब दे दिया, इतने किलोमीटर प्रति घंटा। जब मिलिट्री के लोगों ने आगे पूछा कि क्या वो एकदम सही पॉइंट का पता लगा सकते हैं, तो हैरिसन ने बस एक अंदाजा लगाकर जवाब दिया। लेकिन जाहिर सी बात है, मिलिट्री को एक पक्का जवाब चाहिए था जो उन्हें नहीं मिला। तभी डायरेक्टर ने कैथरीन को एक चौक दी और उसे बोर्ड पर आकर सॉल्व करने को कहा। कैथरीन कॉन्फिडेंस के साथ ब्लैक बोर्ड की तरफ बढ़ी। कैलकुलेशन के मामले में उसे खुद पर कभी कोई शक नहीं था और बस कुछ ही पलों में जवाब बोर्ड पर सामने था। कैथरीन ने अपने टैलेंट और अपनी नॉलेज से वहां मौजूद सभी लोगों का दिल जीत लिया। यहाँ तक कि उस घमंडी हैरिसन को भी मानना पड़ा कि दिमाग के इस खेल में वो कैथरीन से हार गया है। बेशक ये सारा कैलकुलेशन इस बात पर टिका था कि कैप्सूल एकदम सही जगह पर वापसी कर पाए, लेकिन कैप्सूल को सही जगह पर कैसे लैंड कराया जाए, ये अभी भी उनके लिए एक बड़ा सिरदर्द था। जैसे जैसे लॉन्च की तारीख पास आ रही थी, कैलकुलेशन का काम बढ़ता ही जा रहा था और सिर्फ इंसानों के लिए ये सब करना मुश्किल हो रहा था। ये जानकर कि हेडक्वार्टर में नया कंप्यूटर आ गया है, डायरेक्टर तुरंत मैनेजर के पास गया और
कंप्यूटर को तुरंत चालू करने को कहा ताकि काम का प्रेशर कम हो सके, लेकिन मशीन अभी नई थी, इसलिए ज्यादातर स्टाफ अभी इसे चलाना सीख ही रहा था। इस अचानक आई मुश्किल को देखकर फीमेल बॉस को तुरंत डोरोथी की याद आई। डोरोथी ने न सिर्फ कुछ कोडिंग सीख ली थी, बल्कि उसे अपने साथ बेसमेंट में काम करने वाली अतरी की मेरी की लड़कियों की भी फिक्र थी। उसने साफ कह दिया था कि अगर उसकी टीम उसके साथ बेसमेंट से बाहर नहीं जा सकती तो वो ये ट्रांसफर नहीं लेगी। डोरोथी की ये जिद सिर्फ अपने लिए नहीं थी, बल्कि अपनी सभी साथियों के अच्छे फ्यूचर और बराबरी के लिए थी। उसके इस पक्के इरादे के आगे बॉस को झुकना पड़ा और पूरी टीम उस अंधेरे और छोटे से बेसमेंट से निकलकर एक बेहतर जगह की तरफ बढ़ चली। ये सुनहरा मौका डोरोथी की सूझबूझ और पूरी टीम की मेहनत का ही नतीजा था। जब ये सभी लड़कियां पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ईस्ट बिल्डिंग के ऑफिस में गई तो गोरे लोगों का बर्ताव भी पहले से बदल गया था। सबने उनका दिल से स्वागत किया। ये बदलाव न सिर्फ डोरोथी और उसकी टीम के टैलेंट की जीत थी, बल्कि एक टीम मेंबर के तौर पर उनकी अहमियत को भी साबित करता था। वहीं दूसरी तरफ कैथरीन, जो अपने काम में पूरी तरह डूबी हुई थी, एक नई मुश्किल में फंस गई। उसे पता चला कि कैप्सूल को पुरानी ऑर्बिट से निकालकर नई ऑर्बिट में डालने के लिए कोई सही फॉर्मूला ही नहीं था। अगर उन्हें ये जरूरी फॉर्मूला नहीं मिला तो कैप्सूल कभी वापस नहीं आ पाएगा और हमेशा के लिए स्पेस में ही खो जाएगा। ऐसे नाजुक वक्त में डायरेक्टर की एक बात ने कैथरीन के दिमाग की बत्ती जला दी। शायद ये कोई नया मैथ नहीं है, ये कोई पुराना मैथ हो सकता है। मैथ आखिरकार मैथ ही है, प्रॉब्लम थ्योरी में नहीं है। मैथ पर हमेशा भरोसा किया जा सकता है। क्या तुम्हारे लिए ऐसा है? वो तरीका हाँ बिल्कुल। वो तुरंत अपने ऑफिस लौटी और उसने वो पुरानी ज्ञान से भरी किताब निकाली। उस किताब के पन्नों में उसे वो फॉर्मूला मिल गया जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती थी। उसने सारा डेटा उसमें डाला और बहुत ध्यान से कैलकुलेट करने के बाद आखिरकार उसने कैप्सूल की वापसी का वो जरूरी पॉइंट ढूंढ निकाला। बिना इंसान वाले रॉकेट की टेस्ट फ्लाइट कामयाब होने पर स्पेस एजेंसी को यकीन हो गया कि नया कंप्यूटर अब ये काम कर सकता है। मैनुअल कैलकुलेशन का दौर खत्म हो रहा था, जिसका मतलब था कि ब्लैक कंप्यूटर ग्रुप अब इतिहास बनने वाला था। इस बदलाव को देखते हुए डायरेक्टर ने बहुत सोचने के बाद कैथरीन को अपने ऑफिस से जाने के लिए कह दिया। समय के पहिए के सामने किसी इंसान का बेहतरीन टैलेंट भी बहुत छोटा लगने लगता है, इसलिए कैथरीन को कुछ समय के लिए वापस वेस्ट ग्रुप में भेज दिया गया। सीधी सी बात थी, अब उन्हें इस डिपार्टमेंट की जरूरत नहीं थी। कंप्यूटर का आना एक दोधारी तलवार की तरह था। हालांकि कैथरीन को इसका अंदाजा पहले से था, लेकिन जब सच में ऐसा हुआ तो वो अंदर से बहुत उदास महसूस कर रही थी। डायरेक्टर ने कैथरीन के टैलेंट और काम की बहुत तारीफ की। ऐसे शानदार एम्प्लॉय को खोने का उन्हें भी बहुत अफसोस था, लेकिन इतने पावरफुल डायरेक्टर होने के बावजूद वो भी इस बदलाव को रोक नहीं सकते थे। उनके पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था कि वो गिल्ट के साथ कैथरीन को उदास होकर जाते हुए देखें। जब कैथरीन अपना सामान पैक करके वहां से निकलने वाली थी तो डायरेक्टर ने खास तौर पर उसके लिए मोतियों का एक खूबसूरत हार चुना, जो उसकी नई शादी के लिए एक तोहफा था। ये तोहफा सिर्फ कैथरीन की काबिलियत की पहचान नहीं था, बल्कि स्पेस एजेंसी में की गई उसकी मेहनत की भी तारीफ थी। लेकिन रॉकेट लॉन्च होने से ठीक एक रात पहले नए कंप्यूटर ने जो लैंडिंग कोऑर्डिनेट्स दिखाए वो एक दिन पहले के डेटा से मैच नहीं कर रहे थे। इससे टीम बड़ी उलझन में पड़ गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि पुराना डेटा गलत था या नए डेटा में कोई खराबी आ गई है। इस इमरजेंसी को देखते हुए डायरेक्टर ने तुरंत अपने लोगों को कैथरीन को ढूंढ कर लाने का ऑर्डर दिया। स्टाफ के लोग फाइलें लेकर सीधे वेस्ट कंप्यूटर ग्रुप की तरफ भागे। इस रास्ते पर कैथरीन न जाने कितनी बार हाई हील्स पहनकर तेजी से चली थी और स्टाफ मेंबर के लिए तो ये पहली बार भी बहुत थका देने वाला था। कैथरीन ने वो जरूरी पेपर्स लिए और तुरंत अपना कैलकुलेशन शुरू कर दिया। लॉन्च साइट पर मौजूद पूरा स्टाफ और जाने के लिए तैयार एस्ट्रोनॉट सब बहुत बेसब्री से उसके रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। इतनी टेंशन और बेचैनी के माहौल के बीच आखिरकार कैथरीन ने कैलकुलेशन पूरी कर ली। उसके रिजल्ट्स ही अब तय करने वाले थे कि लॉन्च कामयाब होगा या नहीं। कैथरीन उन जरूरी पेपर्स को कसकर पकड़े कंट्रोल सेंटर की तरफ भागने लगी। उसकी भागदौड़ जैसे वक्त के साथ कोई रेस थी, लेकिन दिल तोड़ने वाली बात यह थी कि जब उसने वो नया डेटा कंट्रोल सेंटर के स्टाफ को दिया तो वो बिना कुछ कहे ही वहां से चले गए। इस रूखे बर्ताव ने कैथरीन को यह एहसास करा दिया कि चाहे वो कितनी भी मेहनत कर ले या अपना हुनर दिखा दे, लोगों के मन में बैठे हुए भेदभाव को बदलना बहुत मुश्किल है। जैसे ही वो निराश होकर वापस मुड़ने वाली थी, डायरेक्टर ने खुद आकर दरवाजा खोला और उसे अंदर बुलाया ताकि वो भी इस ऐतिहासिक पल को देख सके। वो जानते थे कि कैथरीन की मेहनत के बिना आज कि ये कामयाबी नामुमकिन थी। कैथरीन की नजरों के सामने डायरेक्टर ने एस्ट्रोनॉट को बिल्कुल सही कोऑर्डिनेट्स बताए। जैसे ही काउंटडाउन खत्म हुआ, रॉकेट बिल्कुल तय प्लान के हिसाब से उड़ गया और सही ऑर्बिट में पहुंच गया। लेकिन तभी हीट शील्ड का अलार्म बजने लगा। बाहर एक असली रॉकेट है। रॉकेट का केबिन कमांड सेंटर से सिग्नल टूट गया था। अगर हीट शील्ड निकल गई तो रॉकेट तेज गर्मी वाले वातावरण से वापस नहीं आ पाएगा। टेंशन अपने चरम पर थी। जब सबने लगभग ये मान ही लिया था कि अब कुछ बुरा होने वाला है, तभी कमांड सेंटर को वापस सिग्नल मिल गया। कैथरीन के कैलकुलेशन बिल्कुल सटीक बैठे। आखिरकार रॉकेट ने सेफली लैंड किया उसी जगह पर जिसका उसने कैलकुलेशन किया था। तब जाकर उसके दिल का बोझ हल्का हुआ। जब सब लोग इस कामयाबी का जश्न मना रहे थे तो कैथरीन ने चुपचाप वहां से जाना सही समझा। लेकिन डायरेक्टर ने उसे रोक लिया। तुम्हें क्या लगता है, क्या हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे? अपने बेहतरीन टैलेंट और लगातार मेहनत के दम पर कैथरीन ने मैनेजमेंट की इज्जत कमाई और उसे खास परमिशन मिली कि वो लॉन्च टीम का हिस्सा बनी रहे। ये उसके करियर का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। धीरे धीरे कैथरीन की कामयाबी को उसके साथ काम करने वाले भी मानने लगे। वो हैरिसन, जो कभी उसे भाव तक नहीं देता था, वो अब उसका असिस्टेंट बन गया था। वो रोज खुद उसे सम्मान देने के लिए एक कप कॉफी देता था। और अब कैथरीन की पर्सनल लाइफ भी ट्रैक पर आने लगी थी। जब वो दिन भर के थकान भरे काम के बाद घर लौटी तो उसे ये देखकर सरप्राइज मिला कि कर्नल जिम ने उनके लिए एक शानदार डिनर तैयार किया था। उसकी सच्चाई और कोशिशों ने कैथरीन के घर वालों का दिल जीत लिया था। प्यार और रोमांस से भरी उस रात को कर्नल जिम ने घुटनों के बल बैठकर अपनी जेब से एक बहुत ही खूबसूरत सगाई की अंगूठी निकाली। इस पल में जैसे सारी खुशियां एक साथ मिल गई हो। मुझे लगता है कि तुम दुनिया की सबसे लकी इंसान हो। जिस दिन मैं तुमसे मिला, मैंने अपनी माँ को फोन किया और कहा, माँ, मुझे वो मिल गई है
जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा वो जरूर बहुत अच्छी होगी, सच में बहुत अच्छी। फिर तुमने क्या कहा? मैंने कहा नहीं, कैथरीन भी बहुत दिनों से इस पल का इंतजार कर रही थी। प्यार और इश्क के साथ दो दिल आखिरकार हमेशा के लिए एक हो गए। उसने और जिम ने एक दूसरे का हाथ थामकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की। फ्रेंडशिप मिशन ने स्पेस रेस की कहानी बदल दी, जिससे नासा ने चांद पर कदम रखा और कैथरीन का अगला मिशन अपोलो मून मिशन और स्पेस शटल प्रोग्राम का हिस्सा बनना था। उसने इंसानियत के स्पेस सफर में एक बहुत बड़ा योगदान दिया। एरोस्पेस में उसके इस शानदार काम के सम्मान में नासा ने एक कंप्यूटर बिल्डिंग का नाम कैथरीन बिल्डिंग रखा। जब वो बहुत उम्रदराज हो गई तब भी उसे प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से नवाजा गया। और जो डोरोथी अब तक वेस्ट एरिया में चुपचाप काम कर रही थी, उसके करियर में भी एक बड़ा उछाल आया। उसे पहली ब्लैक डिपार्टमेंट हेड बना दिया गया। ये उसकी सालों की मेहनत का फल था। वहीं कैथरीन की अच्छी दोस्त मैरी भी पीछे नहीं रही। उसने हिम्मत दिखाते हुए भेदभाव की दीवारों को तोड़ा और गोरे लोगों के स्कूल में पढ़ने वाली पहली ब्लैक महिला बनी। साथ ही वो अमेरिका की पहली एरोनॉटिकल इंजीनियर भी बनी। भेदभाव और नाइंसाफी के अंधेरे में इन तीनों औरतों ने बड़ी हिम्मत से दुनिया के इस नजरिए का सामना किया। उन्होंने नंबरों की दुनिया में अपनी एक नई कहानी लिखी। भले ही उन्हें एक अंधेरे कोने में रखा गया हो, लेकिन उनकी चमक को हमेशा के लिए छिपाया नहीं जा सका। टैलेंट और नॉलेज ऐसे मजबूत पंख है जो आपको हर रुकावट को पार करना सिखाते हैं। जैसे एक चट्टान हर तूफान में खड़ी रहती है, बिल्कुल वैसी ही इन तीनों की कहानी है जो कभी हार नहीं मानती। जब दुनिया ने भेदभाव करके उनकी रोशनी को छुपाने की कोशिश की, तो उन्होंने अपनी समझदारी और हिम्मत से जवाब दिया। उसी अनजान सी जगह पर छुपकर उन्होंने अपनी मेहनत से अपनी एक शानदार पहचान बनाई। वो लंबी लंबी कैलकुलेशंस और मुश्किल डिजाइन्स वाले वो सारे पेपर्स उनके लिए किसी पिंजरे को तोड़ने वाले पंख बन गए थे। उन्होंने भेदभाव के तूफान में भी अपने अंदर की उम्मीद को बुझने नहीं दिया। जैसे सर्दियों की रात में कोई अकेला तारा हो जो छोटा होता है पर बहुत चमकता है। हर बार जब उन पर शक किया गया और हर बार जब उन्हें नीचा दिखाया गया, तो उन तकलीफों को उन्होंने अपनी ताकत बना लिया, जिसने उन्हें आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचने का रास्ता दिखाया। उनकी कहानी हमें यह हौसला देती है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, अगर हम नॉलेज हासिल कर लें तो हमारे लिए दुनिया के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। उनकी ये एकता हमें सिखाती है कि अगर हम सब मिलजुल कर रहे हैं तो हम एक ऐसी ताकत बन सकते हैं जो पूरी दुनिया को बदल कर रखते। फिर चाहे हमारे सामने पहाड़ जैसी मुश्किल ही क्यों ना आए, हम उसे भी गिरा सकते हैं और एक नई उम्मीद की सुबह ला सकते हैं। फॉलो कर लो, वरना अगली वीडियो मिस हो जाएगी।